हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है वेरी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। बट दिस इज नॉट द लीगल डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के हिसाब से तो वो हर चीज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर हो जाएगी, जो भी ट्रांसफ़र की जा सकती हो, ट्रांसफ़र करने के लायक हो, और जिससे कि एक राइट का पता लगता हो किसी भी पर्सन के फेवर में। लेकिन सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रेस्ट्रिक्ट करता है इस बात के लिए कि ये एक्ट केवल तीन चीज़ों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अब वो तीन चीज़ें क्या होंगी? एक तो होगा प्रॉमिसरी नोट, एक होगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा होगा आपका चेक। तो चेक के अंदर डिमांड ड्राफ्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो सेक्शन 13 जैसा कि आप देख रहे हैं इस बात को रेस्ट्रिक्ट करता है कि ये एक्ट, इस एक्ट में बताई गई तमाम बातें, तमाम नियम, तमाम कानून जो हैं वो केवल तीन चीज़ों के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इसके बाद हम लोगों ने सीधे यूनिट 2 की तरफ हम लोग बढ़े थे। यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट क्या है? सेक्शन 4 में डेफिनेशन गिवन है प्रॉमिसरी नोट की। उसके बाद सेक्शन 5 में डेफिनेशन गिवन है बिल ऑफ एक्सचेंज की, और सेक्शन 6 में डेफिनेशन गिवन है हमारी चेक की। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग not being a bank note or a currency note containing an unconditional promise, containing an unconditional undertaking, जिसे हम promise कहते हैं, signed by the maker to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument। लेकिन जो or the bearer of the instrument है वो एक तरह से inoperative है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एज पर सेक्शन 31 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और वो ये कहता है कि नो पर्सन अदर देन RBI एंड गवर्नमेंट इशू सच ए प्रॉमिसरी नोट विच इज पेबल टू द बियरर। तो इसी डेफिनेशन से सारी की सारी आपको करेक्टरिस्टिक जो प्रॉमिसरी नोट की हैं वो पता लग जाती हैं कि राइटिंग में होना चाहिए, एक ओरल प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन अमाउंट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस नोट राइटिंग में होना जरूरी है, सर्टेन सम उसमें मेंशन होनी चाहिए, केवल मनी में ही प्रॉमिस नोट को लिखा जा सकता है, और अनकंडीशनल होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह मेकर वगैरह के तो होने ही चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, और एक सर्टेन पर्सन को ही पेबल होना चाहिए, बियरर को नहीं होना चाहिए। पार्टियां दो होती हैं प्रॉमिसरी नोट में, जैसा कि है मेकर एंड द पे। इसके बाद जो डेफिनेशन आई थी हमारी वो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन आई थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन है जैसे प्रॉमिसरी नोट की होती है डेफिनेशन। थोड़े बहुत जो डिफरेंस हैं वो हमें नोट करने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर लिखता है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन। सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मैच करती हैं प्रॉमिसरी नोट से ही, उन्हें डिटेल में मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसके अलावा सेक्शन जो 31 है RBI का, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर तो हो सकता है लेकिन बियरर ऑन डिमांड पॉसिबल नहीं है। प्रॉमिसरी नोट बियरर ही नहीं हो सकता लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर हो सकता है, लेकिन बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। इनमें तीन पार्टियां होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आज कि कोई भी एक पार्टी दो पार्टियों का रोल अदा कर सकती है। जैसा कि आप अकाउंट में पढ़ते हैं, जिस समय ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है तो वापस ड्रॉअर के पास ही आ जाता है, तो ड्रॉअर और पेई एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। नॉर्मली ड्रॉअर एंड पेई जब पहली बार लिखा जाता है तो उस केस में ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के अपने पास ही वापस मंगा लेता है, तो ड्रॉअर भी वही है और पेई भी वही है। बाद में जो ड्रॉअर है, जैसे आप अकाउंट में पढ़ते होंगे, बैंक से डिस्काउंट करा लिया उसने या किसी अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, तो वो आगे प्रोसीजर चलता रहता है। लेकिन शुरुआत में जो तीन पार्टियां होती हैं वो तब होती हैं अगर ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर लिखता है और डायरेक्ट करता है कि एक पे को पेमेंट किया जाए। तो भी आगे तमाम तरह के क्वेश्चन आएंगे और पता लग जाएगा आपको। इसके अलावा फिर हमने चेक की डेफिनेशन पढ़ी थी। चेक क्या है? चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जो कि हमेशा एक बैंकर के ऊपर लिखा जाता है और हमेशा जो है वो
डिमांड पेबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ टाइम वो दो तरीके में डिवाइड हो सकता है, या तो हो सकता है टाइम इंस्ट्रूमेंट या हो सकता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। इट मीन्स कि जो होल्डर है इसका जब जिस भी डेट को कटा हुआ चेक होगा उसके बाद जब भी वो जाएगा तो वो पेमेंट बैंक से ला सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ड्रोअर ने साइन करके अपने दिए और डेट मेंशन करके दी है तो ड्रोअर एक डायरेक्शन दे सकता है कि इस डेट के 3 महीने बाद या इस डेट के 5 महीने बाद चेक के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर भी एसेंशियल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है। इसके अलावा चेक इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। उन्हें समझाने के लिए मैंने आपको क्लियरिंग सिस्टम समझाया था बैंक का कि जब क्रॉस चेक होता है तो उस केस में क्लियरिंग सिस्टम क्या कहता है। तो क्लियरिंग सिस्टम में जो पेपर चेक होता है उसे फाड़ दिया जाता है और जो फटा हुआ चेक होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, ट्रंकेटेड चेक कह देते हैं। इसके अलावा क्लियरिंग साइकिल के दौरान जब पेपर चेक की इमेज जनरेट कर ली जाती है, स्कैन कर लिया जाता है, उस स्कैन कॉपी को ही हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक का नाम दे देते हैं। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने करा था एक्सेप्टेंस। मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक बिल को वैलिड बनाने के लिए एक्सेप्ट भी होना ज़रूरी है। तो सबका लॉजिकल जवाब था कि हाँ सर, बिना एक्सेप्टेंस के बिल कैसे वैलिड हो जाएगा। तो जवाब वो गलत था, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए बिल वैलिड। एक बिल को वैलिड बनाने के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। हाँ, अगर एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होते हैं, और अगर अनएक्सेप्टेड बिल डिसऑनर हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो सकते हैं। जो अनएक्सेप्टेड बिल है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो बिल दो वजह से डिसऑनर हो सकता है कि उसका जो ड्रोअर है वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले ड्रोई के पास अपने आप को इंश्योर करने के लिए कि ड्रोई ऑर्डर को मान भी रहा है नहीं मान रहा है, तो ड्यू डेट से पहले वो एक्सेप्ट कराने के लिए जा सकता है। या तो ड्रोई एक्सेप्ट कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो वहीं पर होल्डर के पास ये राइट आ जाता है कि वो उसे डिसऑनर मान ले बाई नॉन पेमेंट, वो प्रायर पार्टी के ऊपर क्या कर सकता है, मुकदमा कर सकता है अपने पेमेंट को रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो ड्यू डेट पर ही होल्डर उसके पेमेंट के लिए जा सकता है। अगर ड्यू डेट पर पेमेंट के लिए जाता है और पेमेंट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उस केस में होल्डर के पास राइट आ जाता है टू स्यू ऑन ऑल प्रायर पार्टी इंक्लूडिंग द ड्रोई, जिसे हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। ड्रोई जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका नाम एक्सेप्टर हो जाता है। एक्सेप्टेंस जो है हमेशा बिल पर होनी चाहिए, राइटिंग से होनी चाहिए। ये कुछ एसेंशियल्स कंडीशन थी एक्सेप्टेंस की, ये भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। एक्सेप्टेंस कितने प्रकार की होती है, तो टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस जनरल एक्सेप्टेंस होती है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब एज इट इज कोई भी ड्रोई बिना ड्रोअर की डायरेक्शन में छेड़छाड़ किए बिना एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कहा जाता है जनरल एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहा जाता है कि अगर ड्रोई एक्सेप्ट करता है कुछ रिजर्वेशन के साथ, कुछ कंडीशन के साथ जो कि ड्रोअर ने नहीं लगाई हैं, तो उसे कहा जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अगर होल्डर बिना प्रायर पार्टी से पूछे हुए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को स्वीकार करता है तो उस केस में प्रायर पार्टियां जिनकी भी कंसेंट आपने नहीं ली है तो वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बाद में जब ये पेमेंट के लिए जाएगा होल्डर और डिसऑनर हो जाएगा बिल, तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि प्रायर पार्टी के खिलाफ भी वो मुकदमा कर सकता है, तो उस केस में अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हुई भी है तो प्रायर पार्टी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। हाँ, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस स्वीकार करना नहीं करना होल्डर के पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी है कि उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके बाद दो ऑप्शन है, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को स्वीकार भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। अगर रिजेक्ट करता है तो वो उस केस में डिसऑनर मान सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को और प्रायर पार्टी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इसमें भी दो ऑप्शन है कि वो प्रायर पार्टी से कंसेंट ले ले और प्रायर पार्टी से कंसेंट ना ले। अगर प्रायर पार्टी से कंसेंट ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी पार्टियों की लायबिलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर प्रायर पार्टी कंसेंट नहीं ली तो उस केस में जो प्रायर पार्टियां हैं वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बताएंगे
कि ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। ये बेस है, ये समझ लीजिए। तो बेस पक्का हो जाना चाहिए, फिर तो बाद में बहुत तेज़ी से हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता चला जाएगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है बिल ऑफ एक्सचेंज को या प्रोमिसरी नोट को। उसका रीज़न क्या है कि ये आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एक्ट नहीं है। तो जो चीज़ें आम जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो एग्जाम्पल हमारे रोजाना आम जिंदगी में काम में आते हैं, तो वो जल्दी समझ में आते हैं। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाए आपको या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया जाए, तो वो हमने सारी बातें, सारे उदाहरण, एग्जाम्पल, वो सब हमारी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ घटित हो रहे हैं। तो वो हमें जल्दी समझ में आते हैं कि अच्छा लीगली क्या मतलब है इनका। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये उनसे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। क्योंकि जुड़ी हुई चीज़ नहीं है तो सब चीज़ों में ऑब्जर्व करना, उसे पहचानना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। देखिए जैसे चेक है, तो चेक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन तब भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेक के बारे में नहीं जानते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिस नोट की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि ये बातें आपके समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। एक डायग्राम मैंने आपके सामने रखा है, इसे एक एग्जाम्पल के सहायता से हम समझते हैं। एक मैक्सवेल है और एक कार्टर है, ठीक है ना। जैसे मैक्सवेल मैंने कहा है कि ड्रॉअर है और कार्टर जो है वो ड्रॉई है। तो मैक्सवेल क्या करता है, एम सेल्स गुड्स टू सी, एम ने सी को गुड्स बेचा एंड राइट्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन सी। मैक्सवेल ने कार्टर को गुड्स बेचा और साथ के साथ उसके ऊपर जो भी गुड्स की अमाउंट है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा सी के ऊपर। जैसा हम अकाउंट में खूब पढ़ते हैं, वही वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। सी ने क्या किया, सी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, सी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिटर्न टू मैक्सवेल। सी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया और मैक्सवेल को उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर दिया, लौटा दिया। तो मुझे यहां पर बताइए तो कितनी पार्टियां हुई। जब शुरुआत की बात है तो यहां पर किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है 3 पार्टियां होती हैं, यहां पर 3 पार्टी होती हैं। किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं। एक होती है ड्रॉअर, एक होती है पेई, मैं जानबूझ के पेई को इसके साथ लिख रहा हूं, और एक होती है ड्रॉई। वैसे जो कहने में चीज आती है ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, जानबूझ के मैंने पेई को ड्रॉअर के साथ लिखा है क्योंकि यहाँ पर ड्रॉअर और पेई का रोल जो है एक ही पार्टी अदा कर रही है, और वो है मैक्सवेल, और जो ड्रॉई है वो है सी यानी कि कार्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टियां 3 होती हैं, लेकिन ऐसा संभव है और काफ़ी केसेस में होता है ये चीज़ कि एक पार्टी जो है 2 रोल अदा कर देती है। ड्रॉअर और पेई नॉर्मली एक हो जाते हैं। वैसे होने के लिए ड्रॉअर और ड्रॉई भी एक हो सकते हैं, लेकिन ये केवल ख्याली बात है। लॉ मेकर्स ने उसके प्रोविजन बनाए हुए हैं, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन हाँ लॉ मेकर्स ने उस चीज़ के रूल बनाए हुए हैं कि अगर ड्रॉई और ड्रॉअर एक ही व्यक्ति हो गए तो क्या होगा, उसे किस चीज़ का नाम देंगे, और ड्रॉई और पेई अगर एक ही व्यक्ति हो गए तो क्या नाम देंगे। तो ऐसा नॉर्मली संभव नहीं है, लेकिन लॉ मेकर्स ने प्रोविजन जरूर बनाए हुए हैं। जो चीज़ संभव है वो यही संभव है कि ड्रॉअर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन, लेकिन लिखने में, लॉ को पढ़ने में ये बात भी आती है कि ड्रॉअर और ड्रॉई एक हो सकते हैं और ड्रॉई और पेई एक हो सकते हैं। मतलब लीगली अगर बात करें तो उनके हिसाब से वो चीज़ संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। एक इसी चीज़ को समझाने के लिए एक मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। शायद आपने कभी अकाउंट्स में 11th-12th में कभी करा हो कि डिबेंचर्स की एंट्रियां पास करने के लिए कहा जाता था कि डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट। जल्दी से मुझे बताइए कि कुछ इस तरह समझा, कुछ इस तरह की आपने एंट्रियां पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं। एक सिचुएशन दे दी जाती थी कि आपको डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट, तो पास द एंट्री एट द टाइम ऑफ
इशू ऑफ डिबेंचर, अगर ये सिचुएशन है। इसके अलावा डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, 5-7 तरह की कैटेगरी आपसे कही जाती थी। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट, यानी कि आप कंपनी किसी से पैसा मांग रही है, कंपनी कह रही है कि 1 लाख रुपए दो, कल को मैं आपको 5 साल बाद से 10 साल बाद मैं आपको 90,000 लौटाऊंगी। तो एंट्री तो पास हो रही है, लेकिन कभी सोचा है क्या कि क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है? जल्दी से सोच के बताइए कि क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। एंट्री तो ठीक है हम कर रहे हैं, जो भी अकाउंट्स को जिन्होंने बनाई या जो लोग एंट्रियों को बनवाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने एक सिचुएशन रख के कह दिया कि इसकी एंट्री ये बनेगी, लेकिन ये चीज कभी भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज यहां पर भी आती है कि ड्रोअर और पेई तो एक हो सकते हैं, ये पॉसिबल है लीगली भी और हमारे प्रैक्टिकली भी, लेकिन लीगली कह रहे हैं कि ड्रोअर और ड्रोई भी एक व्यक्ति हो जाते हैं, ड्रोई एंड पेई भी एक व्यक्ति हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे, आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, तो वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, तो मैंने बता दिया, जब मैं ड्रोअर एंड पेई की व्यक्ति हैं तो शुरुआत में तो जो 2 रोल हैं वो एक ही पार्टी अदा कर रही है। अब क्या होता है कि ड्रोअर को भी अपने पास पैसा रखने के लिए नहीं चाहिए होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट लिख के क्या होता है कि सर्कुलेशन होता है बिना मनी के भी, यानी कि आपके पास मनी नहीं है, लेकिन आपके काम नहीं रुकने के। जो लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, ब्रैडी से कुछ काम है मैक्सवेल को, ब्रैडी वो काम तभी करेगा चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो ब्रैडी से गुड्स लेना हो, जब मैक्सवेल इसे पेमेंट करेगा। अब मैक्सवेल के पास कैश तो है नहीं, तो मैक्सवेल के पास कैश नहीं है, तो वो क्या कर देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो क्या कर देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर देता है। यहां ट्रांसफर करने को कहते हैं एंडोर्समेंट, यहां ट्रांसफर करने को कहते हैं एंडोर्समेंट। तो वो मैं बताऊंगा कि एंडोर्समेंट के रूल क्या हैं। तो ब्रैडी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, हो सकता है कि ड्यू डेट पर सीधे ब्रैडी ड्रोई के पास चला जाए पेमेंट लेने के लिए, और हो सकता है कि सेम चीज ब्रैडी और सोफिया के बीच में भी हो, यानी कि ब्रैडी को कुछ सर्विसेज सोफिया से लेनी है या कुछ गुड्स लेना है, तो ब्रैडी क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को सोफिया को एंडोर्स कर देगा। इसी तरह से वो आगे चेन चलती जाती है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती है। सोफिया को भी हो सकता है मोंटी से कुछ काम हो, कुछ सर्विसेज लेनी हो, तो सोफिया क्या करेगी, सेम बिल ऑफ एक्सचेंज मोंटी को एंडोर्स कर देगी। अब आप इस तरह देखिए कि किसी के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर हो के क्या कर रहे हैं, काम चल रहा है बिना पैसा हुए भी। तो केवल ट्रांजैक्शन को, कैश आपके पास नहीं है, कैश क्रंचेज है, लेकिन आपका व्यवसाय, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। उसी पर्पज के लिए ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया है। एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, जिन लोगों को विश्वास है इन डॉक्यूमेंट के ऊपर, इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो इन इंस्ट्रूमेंट से ट्रांजैक्शन खूब करते हैं और उनका जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, बेधड़क तरीके से चलता चला जाता है। अब क्या है कि मोंटी जो है, जब ड्यू डेट आ जाएगी तो मोंटी कार्टर के पास जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ कार्टर। कार्टर या तो पेमेंट कर देगा, बात खत्म हो जाती है। इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में तो पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ आपको सोचना समझना है ही नहीं इसमें। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्टर ने एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कर दिया, तो व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द मोंटी। तो आपको ये बताना है, मोंटी कैन स्यू सोफिया, मोंटी कैन स्यू ब्रैडी, मोंटी कैन स्यू मैक्सवेल, और इफ दिस बिल इज एक्सेप्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टर ने एक्सेप्ट भी कर रखा था, तो मोंटी कैन स्यू ऑल्सो ऑन कार्टर। अगर एक्सेप्टेड है तो ड्रोई भी लाइबल है, प्राइमरली लाइबिलिटी फिर ड्रोई की आती है और बाकी लोग सियोरिटी की तरह काम करते हैं। और अगर एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो प्राइमरली लाइबिलिटी जो है वो ड्रोअर की आती है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो ड्रोअर का है, और बाकी लोग भी लाइबल रहते हैं, लेकिन एज ए सियोरिटी लाइबल रहते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी मुझे बता दीजिए ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो एक क्वेश्चन आपने पूछा है, बट सर इफ ब्रैडी विल एंडोर्स द बिल, ठीक है, टू सोफिया, हाउ विल ही गेट द मनी नाउ। तो किस तरीके से वो मनी प्राप्त करेगा। देखिए, अगर ब्रैडी सोफिया को एंडोर्स कर देता है तो ब्रैडी को मनी थोड़ी प्राप्त करनी है, देखा जाए सोफिया को मनी प्राप्त करनी है। हाँ, आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रही हैं
कि ब्रैडी को मैक्सवेल से प्राप्त करनी थी। सी सपोज कीजिए ब्रैडी ने मैक्सवेल को 50,000 की सर्विसेज दी, हम ये मान लेते हैं 50,000 की सर्विसेज दी, तो 50,000 तो ब्रैडी को मिले नहीं, लेकिन ब्रैडी को वो क्या मिल गया, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया। लेकिन ब्रैडी को पेमेंट 50,000 का सोफिया को भी तो करना है। ब्रैडी को 50,000 अपने लिए नहीं चाहिए थी, उसे इन 50,000 से या तो हो सकता है घर परिवार के लिए सब्जी खरीदनी हो सकता है उसे बिजनेस के लिए कोई सामान चाहिए, तो 50,000 तो इधर उधर यूज हो जाएंगे। जब आपके पास कैश होता तो आप टुकड़ों में भी यूज कर सकते थे कि 500 रुपए का कुछ कर लिया, 1,000 रुपए का कुछ कर लिया, लेकिन इतनी तो रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 का है, तो आप इस 50,000 का भी आपको बड़ा पेमेंट हो सकता है सोफिया को करना हो, तो आपने वो 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज सोफिया को दे दिया, तो पैसा मिल तो गया ऐसे। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है जो मिल रहा है ऐसे, तो इससे वो जरूरतें पूरी हो रही हैं जो जरूरतें 50,000 कैश मिलके होती। इतना तो फर्क आता है कि जो कैश होता है उसे आप टुकड़ों में यूज कर सकते हैं, जब बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक होता है तो वो पूरी की पूरी अमाउंट आपको यूज करनी पड़ती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई थी, ये मैंने बता भी दिया था आपको। और नेक्स्ट पेज पर क्या है एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम लोग शुरुआत में, जहां पर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिक्र है। यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें हम लोग, तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिक्र है। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ना नहीं है हमें। जैसा कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इजी सा टॉपिक है कि एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है, पहचानने के लिए आ सकता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट चाहे आप प्रॉमिस नोट की बात कर लें, चाहे आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लें, ज़्यादातर चीज़ें मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के रेफरेंस में समझाऊंगा, लेकिन वो लगती प्रॉमिस नोट के ऊपर भी हैं और चेक के ऊपर भी हैं, जब तक कि स्पेशल मैं आपको ना बताऊं किसी प्रोविजन को पढ़ाते हुए कि ये केवल बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लगती है। जैसे एक्सेप्टेंस की बात है तो सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की ही एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, प्रॉमिस नोट और चेक की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम बढ़ते हैं, फटाफट नोट्स निकाल लीजिए, अपने स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे आपके नोट्स। टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये स्क्रीन पर भी आपके नोट्स आ रहे हैं। इसमें है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज or check is an inland instrument if both the following conditions are fulfilled. A promise note, bill of exchange or check is an inland instrument if both the following conditions are fulfilled. It must be drawn in India. यानी कि जहाँ लिखा हुआ हो, जहाँ लिखना है वो जिस समय लिखा जाए वो इंडिया में ही लिखा जाए, और बोथ द कंडीशन है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन के अंदर दो सिचुएशन है, दो में से कोई एक। इट मस्ट बी पेबल इन इंडिया, यानी लिखा हुआ तो इंडिया में होना ही चाहिए, आप बाहर बैठ के नहीं लिख सकते हैं। अगर बाहर बैठ के लिखेंगे तो इट इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, तो ड्रोन इन इंडिया होना चाहिए। इट मस्ट बी पेबल इन इंडिया, और या तो ये वाली कंडीशन पूरी हो जाए पेबल इन इंडिया, और इट मस्ट बी ड्रोन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि मैं लिखता हूं, मैं संजय जैन, अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं, मैं संजय जैन, मैं आदेश देता हूं किसी गौरव को, ठीक है ना, गौरव से मुझे पेमेंट लेना है, तो मैं संजय जैन गौरव को आदेश देता हूं कि वो इंडिया में सौरभ को पेमेंट करे। तो यहां तो क्या हो गया कि इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया भी हो गया, ये तो होनी ही होनी चाहिए। इट मस्ट बी पेबल इन इंडिया और इट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो यहां पर तो जो पेमेंट करवाया हुआ मैंने वो भी इंडिया में करवाया हुआ है, और जिसे पेमेंट करवाया हुआ है वो भी इंडिया का ही रेजिडेंट है। तो यहां तो दो की जगह तीनों कंडीशन पूरी हो गई, तो इनलैंड हो गया। दूसरा सिचुएशन, मैं संजय जैन गौरव को आदेश देता हूं, यानी कि जो गौरव है वो इंडिया का ही है, ठीक है ना, तो इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉ हो गया। इट मस्ट बी पेबल इंडिया, पेमेंट नहीं करवाया मैंने, और इट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये वाली कंडीशन मैं पूरी करवा रहा हूं
कि इट मस्ट बी ड्रोन अपॉन एनी पर्सन, यानी कि ड्रो ही क्या होना चाहिए, वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो मैं संजय जैन गौरव को आदेश देता हूं, गौरव भी इंडिया का ही है, कि वो कार्टर को ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करे। कार्टर कोई पेई है, ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करे। मैं संजय जैन ड्रो इंडिया में कर रहा हूं, जिसके ऊपर लिख रहा हूं वो भी इंडिया का है, लेकिन पेमेंट कहां करवा रहा हूं, वो किसी बाहर के आदमी को पेमेंट करवा रहा हूं और आउटसाइड इंडिया ही पेमेंट करवा रहा हूं, तो भी ये आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्योंकि ड्रोन इन इंडिया वाली कंडीशन पूरी है। और दूसरी जो कंडीशन दो हैं, इट मस्ट बी पेबल इंडिया, ये पूरी नहीं है, लेकिन और इट मस्ट बी ड्रोन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये वाली कंडीशन पूरी है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ए बिल ड्रोन इन दिल्ली ऑन ए मर्चेंट इन आगरा एंड एक्सेप्टेड पेबल इन लंदन। तो जो लास्ट में मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी से मिलता जुलता ये एग्जाम्पल है। नोट्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट ऑफ इनलैंड बिल इज ऑप्शनल, अभी प्रोटेस्टिंग मैंने नहीं पढ़ाई है तो इसे छोड़ते हैं। और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इफ इट हैड बीन एंडोर्स्ड इन ए फॉरेन कंट्री, तो ये भी अभी हम छोड़ते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर समझ में आ जाए तो आप देख लीजिएगा इसे, लेकिन बाद में आ जाएगा। प्रोटेस्टिंग को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इनलैंड ही रहेगा अगर वो बाद में फॉरेन कंट्री में भी एंडोर्स कर दिया जाए। यानी कि शुरुआत में पेबल आपने इंडिया में करवाया था, लेकिन जो होल्डर है, जैसे मैंने अभी आपको सोफिया, ब्रेड और कार्टर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, तो ये हो सकता है कि एंडोर्स करते करते किसी फॉरेन कंट्री में एंडोर्स हो जाए, लेकिन शुरुआत में ये जो चीज़ इंग्लैंड है वो आखिर तक इंग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक बनी रहेगी, बावजूद इसके कि एंडोर्स करते करते फॉरेन कंट्री में ये एंडोर्स क्यों ना हो जाए। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है इट मस्ट बी ड्रोन इन इंडिया। तो अगर ड्रो इंडिया में नहीं है तो वो हमेशा फॉरेन होगा, लेकिन अगर ड्रो है इंडिया में, जो दूसरी कंडीशन है बाकी दोनों, इट मस्ट बी पेबल इन इंडिया और इट मस्ट बी ड्रोन अपॉन एनी पर्सन इन इंडिया, तो ये दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है ड्रो इंडिया में, लेकिन अगर जो दूसरी कंडीशन इंग्लैंड की सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फॉरेन है। और अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन लिखा हुआ अगर इंडिया में नहीं है तो ऑलवेज ही क्या होगा, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा। तो जैसा कि आपके सामने है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू बी ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नॉट में इसकी प्रोटेस्टिंग कंपलसरी बताई गई है, तो प्रोटेस्टिंग अभी आप जानते नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ए बिल ड्रोन इन दिल्ली ऑन ए मर्चेंट इन लंदन। इंडिया में यानी कि ड्रो इन इंडिया है तो पहली कंडीशन इंग्लैंड वाली सेटिस्फाइड है, लेकिन मर्चेंट इन लंदन पे लिखा हुआ है तो ड्रोन अपॉन एनी पर्सन इंडिया सेटिस्फाइड नहीं है। एंड एक्सेप्टेड पेबल इन लंदन, और पेबल भी आउटसाइड इंडिया है। तो जो दूसरी कंडीशन है दोनों, जिसमें एक सेटिस्फाइड होना जरूरी है इंग्लैंड के लिए, दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब है फॉरेन है। सेकंड एग्जांपल, ए बिल ड्रोन इन लंदन, ये ड्रो ही आउटसाइड इंडिया है तो ये ऑटोमेटिकली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल्दी से देखिएगा, यहां पर आ जाइएगा अगले दो पेज छोड़ के। तो स्क्रीन के सामने जैसा आपके पास आ रहा है, जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को करिए और फिर मैं इसे चेक कराता हूं। जल्दी से पहले सेल्फ कीजिए इस क्वेश्चन को और उसके बाद मैं इसको चेक कराता हूं आपको। एक क्वेश्चन और पूछा है स्टूडेंट ने, सर इफ इट्स एंडोर्स्ड इन फॉरेन देन द पर्सन हु इज इन फॉरेन शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। बेटा एंडोर्स करने के बाद कोई नियम नहीं, आप कैसा भी कर लीजिए, जिस समय लिखा जाए उस समय इंलैंड होने के लिए ये कंडीशन है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एंडोर्समेंट के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि जब हम प्रॉमिस नोट को लिखते हैं वो कंडीशनल नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है। अगर आपने लिखा ही कंडीशनल तो वो वैलिड ही नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल हुई तो वैलिड है। बस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अगर प्रायर पार्टी से पूछे हुए आपने कंडीशन एक्सेप्टेंस करी तो प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाती हैं,
लेकिन वैलिड बिल तो वैलिड ही रहता है। इज इट क्लियर? तो जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं इसे चेक कराता हूँ। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे। अब आवाज आपको क्लियर आ रही है? तो पहले वाला जो केस है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। दोबारा बता देता हूँ, बीच में आवाज मिस हो गई थी मेरी। ए बिल ड्रोन इन दिल्ली अपॉन ए मर्चेंट इन आगरा। तो ड्रोन इंडिया है, और दूसरी बात है ड्रोन अपॉन ए पर्सन जो कि रेजिडेंट इंडिया है। तो पहली कंडीशन जो इनलैंड की है वो भी सेटिस्फाइड है। जो दूसरी कंडीशन में, दूसरे में दो पॉइंट हैं कि या तो पेबल इन इंडिया होना चाहिए या ड्रोन अपॉन ए पर्सन इंडिया होना चाहिए, उनमें कोई एक सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाइड है, ड्रोन अपॉन ए पर्सन विच इज रेजिडेंट इन इंडिया, तो इसलिए इनलैंड है। दूसरा वाला बिल भी इनलैंड है। सी केस बिल ड्रोन इन दिल्ली अपॉन ए मर्चेंट, यानी कि ड्रोन इन इंडिया है अपॉन ए मर्चेंट इन लंदन, लेकिन ड्रोन अपॉन ए पर्सन विच इज नॉट ए रेजिडेंट इंडिया एंड एक्सेप्टेड पेबल इन लंदन। तो क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन की दोनों शर्तें थी वो सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। जो डी केस है ए बिल ड्रोन इन लंदन, आगे पढ़िए ही मत ये, क्योंकि ड्रोन इन इंडिया नहीं है तो फॉरेन है। ए बिल ड्रोन इन दिल्ली, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है आपकी उस इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। ऑन ए मर्चेंट इन आगरा बट एंडोर्ड इन लंदन, तो ई पॉइंट भी क्या है आपका, इनलैंड है। एंडोर्समेंट से फर्क नहीं पड़ता है। ए बिल ड्रोन इन लंदन, ये कुछ आगे का सोचिए मत, ये आपका क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। जल्दी से बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, जल्दी जल्दी बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम है क्या। पीछे के पेज पर चलते हैं जहां पर हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब बात ये आती है एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट क्या है। बहुत कम चांसेस हैं इसके कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज है जो रियलिस्टिक है। लेकिन एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही पता लग रहा है एक चीज हो रहा है कि फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट, ये सब कल्पना है लॉ मेकर्स की। तो डायरेक्ट अगर आ जाए तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं कि व्हाट डू मीन बाय एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू मीन बाय फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी वगैरह तो आने वाली नहीं है। हाँ, जैसे मैंने इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करवाए पहचानने के लिए, वो पहचानने के लिए आ सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ अभी। तो एम्बिग्युअस इंस्ट्रूमेंट क्या है? एन एम्बिग्युअस बिल मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कंस्ट्रूड। एक एम्बिग्युअस बिल एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी कंस्ट्रूड आइदर एज ए, या तो उसे आप प्रॉमिसरी नोट मान लीजिए या उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए। कितनी बढ़िया बात है कि एम्बिग्युअस बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप मान सकते हैं प्रॉमिस नोट भी या बिल ऑफ एक्सचेंज भी। अभी आपने होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं पढ़ा है, मतलब मानेगा कौन, जिसके पास भी है उसे आप ये समझ लीजिए फिलहाल होल्डर कहते हैं। इसकी एक यूनिट अलग आएगी कि होल्डर कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, अगली क्लास में ही आ जाएगी।
बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कुछ नियम अलग हैं, प्रॉमिस नोट के लिए कुछ नियम अलग है। 99% सेम है, लेकिन कुछ नियम थोड़ा सा चेंज हैं। तो होल्डर के पास ये सुविधा होती है कि अगर उसे प्रॉमिस नोट मान के ज़्यादा राइट मिल रहे हैं तो वो प्रॉमिस नोट मान ले, और अगर उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मान के ज़्यादा राइट मिल रहे हैं तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले। इस चीज को क्या कहते हैं? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोबारा से पढ़ लीजिए। एन एम्बिगुअस बिल मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कंस्ट्रूड either as a promissory note or bill of exchange. Its holder may at his option treat it either as a promise note or a bill. इसके होल्डर को ये ऑप्शन रहता है कि वो इसे प्रॉमिस नोट मान ले या बिल मान ले। Once he exercise his option, the instrument shall be treated accordingly. अब आप बताइए कि प्रॉमिस नोट क्या होता है? मैं सपोज कीजिए मुझे किसी का पैसा देना है, तो मैं अपने ऊपर जब लिखता हूँ तो उसे प्रॉमिस नोट कहते हैं कि मुझे श्याम का पैसा देना है। मैं संजय जैन श्याम को वचन देता हूँ कि श्याम को आने वाली 25 जुलाई को मैं 10,000 रुपये देने का वचन देता हूँ और लिख के उसे साइन कर देता हूँ। तो ये जो लैंग्वेज है ये क्या है? ये प्रॉमिस नोट की लैंग्वेज है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? पैसा मुझे ही देना है तो श्याम मेरे ऊपर लिखेगा कि मैं संजय जी को आदेश देता हूँ कि वो आने वाली 25 जुलाई को मुझे 10,000 का पेमेंट करें। तो यहाँ पर श्याम ड्रोअर भी हो गया और पेई भी हो गया। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है? ये है बिल ऑफ एक्सचेंज की। यानी कि जब दो पार्टियों का यूज किया जाता है, एक पर्सन डायरेक्ट करता है और दूसरे पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है, तो ये लैंग्वेज बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब प्रॉमिस नोट में क्या होता है? जो मेकर होता है वो सेल्फ डायरेक्शन अपने आप को देता है, सेल्फ प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन पर्सन को, एक स्पेसिफाइड पर्सन को आने वाली जो भी डेट है उसको पेमेंट करेगा। तो ये जो लैंग्वेज है वो है प्रॉमिस नोट की। अब हम ये कह रहे हैं कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि या तो प्रॉमिस नोट भी समझा जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी समझा जा सकता है। तो इसे समझने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं और एज पर द लॉ कोई भी पार्टी 2 पार्टियों का रोल अदा कर सकती है। ये बात समझ में आती है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? ड्रोअर और पेई एक ही हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूं कि ड्रोअर और ड्रोई एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन ड्रोअर और ड्रोई जब एक ही व्यक्ति हो जाते हैं तो लैंग्वेज बिल ऑफ एक्सचेंज वाली होती है, लेकिन जो इंपैक्ट होता है उसका वो प्रोमिसरी नोट वाला होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल अभी लिया था कि मुझे पैसा देना है किसी श्याम का, तो मैं लिखता हूं मैं संजय जैन को आदेश देता हूं, मैं संजय जैन को आदेश देता हूं कि वो श्याम को पेमेंट करे। तो लैंग्वेज बिल ऑफ एक्सचेंज वाली हो गई, लेकिन यहां ड्रोअर और ड्रोई एक ही व्यक्ति हो गए। तो ये काम तो ऐसे भी चल सकता था कि मैं संजय जैन श्याम को वचन देता हूं कि मैं श्याम को 10,000 का पेमेंट करूंगा। तो ये प्रॉमिस नोट वाली लैंग्वेज हो जाती। लेकिन अगर मैं अपने आप को ही 2 व्यक्ति के रूप में काउंट करने लगूं, ड्रोअर और ड्रोई एक ही व्यक्ति बन जाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का। ए बिल ड्रॉन बाय एन एजेंट एक्टिंग विद इन हिज अथॉरिटी अपॉन प्रिंसिपल, यानी कि अगर एक व्यक्ति एजेंट अपने प्रिंसिपल पर बिल लिखता है, तो आप सभी ने पढ़ा है कि एजेंसी के रूल में जो काम एजेंट करता है उसके लिए प्रिंसिपल को ही लायबिल माना जाता है। एजेंट और प्रिंसिपल वैसे तो 2 व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट है थर्ड पार्टी के लिए वो तो ऐसा ही होता है जैसे प्रिंसिपल ने ही वो काम किया हो। तो एजेंट अपने प्रिंसिपल के ऊपर लिख रहा है, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल खुद अपने ऊपर लिख रहा है। एजेंसी के रूल में आपने पढ़ा था कि जो काम एजेंट करता है, जो काम प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू करवाया जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि प्रिंसिपल ने खुद ही किया है। तो एजेंट प्रिंसिपल के ऊपर लिख रहा है, इसका मतलब है प्रिंसिपल के ऊपर ही लिख रहा है। तो यहाँ पर भी ड्रोअर और ड्रोई एक ही व्यक्ति हो गए। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में दिया था कि लैंग्वेज आपने बिल ऑफ एक्सचेंज की बना रखी है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो प्रॉमिस नोट वाला है। तो ये क्या हो जाएगा?
आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से बिल ड्रोन अपॉन ए फिक्टिशियस पर्सन, बिल ड्रोन अपॉन ए फिक्टिशियस पर्सन, फिक्टिशियस यानी कि जो चीज है ही नहीं, केवल कल्पना में है। मुझे पेमेंट करना है किसी का, श्याम का 10,000 का, मैं श्याम को धोखा देने की नियत से कहता हूं मैं किसी मनमोहन को आदेश दे रहा हूं। मनमोहन नाम के लोग कहीं मिल जाएंगे, लेकिन फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है कि जिस कैपेसिटी में मैं लिख रहा हूं उस कैपेसिटी में उसे जानता ही नहीं हूं, वो मुझे नहीं जानता है। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लिख के उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूं, और जब मैं श्याम को वो सौंपूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जब श्याम मनमोहन को ढूंढने निकलेगा, जो मैंने एड्रेस वगैरह दे रखा होगा, जो नाम पता दे रखा होगा, उस नाम पते पर कोई मनमोहन अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि मैंने लिखते वक्त ऐसे ही फिक्टिशियस नाम यूज कर लिया, तो अल्टीमेटली श्याम के लिए जो पेई है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार माना जाऊंगा। तो उस केस में उसके पास राइट है कि वो उसे प्रॉमिस नोट भी मान सकता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता है। तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट होता है कि जहां पर ड्रोअर और ड्रोई एक ही हो जाएं तो वो भी एम्बिगुअस है, या जहां पर एजेंट अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल पे ही बिल ऑफ एक्सचेंज लिख ले तो ड्रोअर ड्रोई एक ही व्यक्ति हो रहे हैं, वो भी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। और जहां पर बिल एक फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर लिखा जाए वो भी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। फिक्टिशियस बिल और समझिएगा, फिक्टिशियस बिल क्या है? ए फिक्टिशियस बिल इज ए बिल इन विच द नेम ऑफ द ड्रोअर और पे और बोथ इज फिक्टिशियस। जब आप ड्रोई का नाम फिक्टिशियस है तो वो एम्बिगुअस है, और फिक्टिशियस बिल क्या है? जो लिख रहा है वो ही फिक्टिशियस है। यानी कि जो लिख रहा है, मैं हूं तो संजय जैन, लेकिन मैं लिखता हूं कि मैं मनमोहन सिंह, यानी कि मैं हूं, मेरी आइडेंटिटी कुछ और है और मैं उस आइडेंटिटी को छुपाते हुए किसी और का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं लिखते हुए, तो वो क्या होगा? फिक्टिशियस होगा। ए फिक्टिशियस बिल इज ए बिल इन विच द नेम ऑफ द ड्रोअर और पे और बोथ इज फिक्टिशियस। When both the drawer and pay of the bill are fictitious, the acceptor is liable to a holder in due course। अभी इस चीज को छोड़ दीजिए कि एक्सेप्टर इज लाइबल वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी मैं इनके इम्पैक्ट आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी मैं केवल पहचानने की बात कर रहा हूं कि अगर सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, ये जो बाकी की लाइनें तो केस स्टडी के लिए यूज होंगी, फिलहाल मैं सीधे सीधे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि आपको एक लैंग्वेज देके, जैसे मैंने इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में बताई थी, आपको एक लैंग्वेज देके आपसे पूछा जाए कि प्लीज बताइए कि ये फिक्टिशियस है, एम्बिगुअस है, इसका नाम बताइए आप, तो वो क्वेश्चन फिलहाल आपके हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, ए बिल ड्रोन अपॉन एक्स इन फेवर ऑफ पी एंड ड्रोअर इज ए फिक्टिशियस पर्सन। साफ साफ दे दिया आपको कि बिल जो है एक्स के ऊपर लिखा हुआ है, पी के फेवर में, ये तो ड्रोई हो गया, पी आपका पेई हो गया, ड्रोअर का नाम जिक्र नहीं है, बता दिया ड्रोअर फिक्टिशियस हो जाएगा। एक्स ड्रोन ए बिल अपॉन वाई इन फेवर ऑफ जेड हु इज ए फिक्टिशियस, तो जेड नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है, तो पेई आपका फिक्टिशियस हो गया, तो ये भी आपका फिक्टिशियस बिल होगा। तो जल्दी से एक क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से रख रहा हूं और आपको इसमें से बताना है कि एम्बिगुअस है या फिक्टिशियस है। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए, 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसे कराता हूं, जल्दी से कीजिए। चलिए चेक कराता हूं मैं। State with reason whether the following instrument is an ambiguous instrument or a fictitious instrument. A bill drawn by A, an agent acting within the scope of his authority upon his principal P। तो सेम एग्जाम्पल है, तो ambiguous instrument का बनेगा। Act draw a bill on Y who is a fictitious person and नेगोशिएट्स इट टू हिमसेल्फ, ये भी एम्बिगुअस का बनेगा क्योंकि इसमें ड्रोई फिक्टिशियस है। एक्ट ड्रो ए बिल ऑन वाई हु इज ए माइनर, तो ये बिल्कुल नया एग्जाम्पल है, बताइए इसका क्या है आंसर, देखते हैं कि कौन बच्चा जवाब दे पाता है इसको। सी में एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट आप बता रहे हो,
बिल्कुल सही है। एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई हु इज ए माइनर, तो ड्रॉ की कोई लाइबिलिटी आएगी नहीं। बेसिकली जो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है उसे आप प्रॉमिस नोट भी मान सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हो। होल्डर के पास ऑप्शन है, तो होल्डर बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें नहीं मानेगा क्योंकि उसे पता वाई का वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो प्रॉमिस नोट मान के इसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये भी क्या है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। तो बहुत अच्छा आंसर इसी का आपका, बहुत अच्छा माइंड लगाया आपने। नेक्स्ट है बिल ड्रॉन बाय दिल्ली ब्रांच ऑफ देना ब्रांच अपॉन इट्स बॉम्बे ब्रांच। जल्दी से बताइए डी का क्या आंसर रहेगा। बिल ड्रॉन बाय दिल्ली ब्रांच ऑफ देना बैंक अपॉन इट्स बॉम्बे ब्रांच। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, देना ब्रांच अपने ऊपर ही एक दूसरी ब्रांच के ऊपर लिख रही है, तो यहाँ पर भी प्रॉमिस नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ही माना जा सकता है। तो ये क्या है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है बिल ड्रॉन अपॉन वाई ए मेजर पर्सन पेएबल टू जेड हु इज ए फिक्टिशियस पर्सन। तो ई का आंसर आपने सही लिखा है, फिक्टिशियस होगा क्योंकि जहाँ पर ड्रॉअर या पे फिक्टिशियस हो जाए तो फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। केवल मैं पहचानने की बात कर रहा हूँ, उसके जो इम्पैक्ट है वो बाद में बात करेंगे। और एफ पॉइंट है, ए बिल इट ड्रॉन अपॉन वाई एज पेएबल टू जेड। ड्रॉअर यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि फिक्टिशियस है, तो दिस इज ए फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताइए कि कोई प्रॉब्लम इसमें है क्या। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। यहाँ तक मैंने आज आपको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया और फिक्टिशियस बिल के बारे में मैंने आपके सामने आज बताया आपको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।